हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स के बारे में। कोटक महिंद्रा बैंक के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जो है आज पेश किए गए और इन रिजल्ट्स के अंदर क्या रहा खास वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा और सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करें। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि हम एनालिसिस करेंगे किन बेसिस के ऊपर। हम करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर। जिस कंसोलिडेशन में जो कंपनी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सब कोटक महिंद्रा बैंक के साथ इंक्लूड होंगी, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक के लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, असेट्स मैनेजमेंट बिजनेस, कोटक महिंद्रा की इन्वेस्टमेंट लिमिटेड्स और इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस वाला बिजनेस, इसके अलावा ब्रोकिंग वाला बिजनेस, सब उसके अंदर इंक्लूड होगा। तो हम उनका इंडिविजुअल बेसिस पर भी एनालिसिस करेंगे। दूसरी बात, एनालिसिस करेंगे हम क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस के ऊपर। और हमारा जो एनालिसिस होगा कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में क्या हुआ वही हम देखने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं देखने की कोशिश करेंगे कि पिछले साल ये किस तरीके से काम कर रहे थे। रीज़न ये क्योंकि ये बिजनेस कोई साइक्लिकल या ऐसा मौसमी बिजनेस तो नहीं है, सीजनल बिजनेस तो नहीं है, इसलिए हम इसका एनालिसिस क्वार्टर बेसिस पर ही करेंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक ने जो आज रिजल्ट पेश किए उसमें सबसे पहले टॉप लाइन, और टॉप लाइन में हम ध्यान रखेंगे इंटरेस्ट अर्न्ड। देखिएगा, जो बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट के रूप में पैसा कमाते हैं, जो लोन्स या एडवांसेस देते हैं उनके ऊपर, आरबीआई के पास जो पैसा रखते हैं उसके ऊपर, इसके अलावा जो इनकी डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर जो इनकम होती है वो सब इंटरेस्ट इनकम में आती है। और इसके अलावा कोई भी मिसलेनियस नेचर की इनकम्स जो है, छोटी मोटी इनकम्स, वो सब इंटरेस्ट नेचर की होती हैं, वो सब इसी कैटेगरी में आती हैं। तो जो टोटल इंटरेस्ट की अर्निंग्स हुई है यहाँ पर इस क्वार्टर में वो तकरीबन 8% के आसपास बढ़ी हैं पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में। 8% बढ़ने का कारण देखिएगा, 8% बढ़ने का कारण मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि जो भी लोन्स हैं वहाँ पर एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है और जो नए लोन दिए होंगे तो उस सब में मिलाकर जो ग्रोथ आई है वो 8% की आई है। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ग्रोथ सारे पैरामीटर्स पे आई है। जो ट्रेजरी इनकम है आरबीआई के पास पैसा उसमें भी आई है, जो नए लोन्स या एडवांस दिए हैं या पुराने लोन्स एडवांसेस उनमें भी आई है, उसके अलावा जो आरबीआई के पास बैलेंस है उसमें भी आई है, जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी आई है। तो मोर और लेस एक जैसी है, तो ज़्यादा उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो दूसरी चीज़ है वो है अदर इनकम्स। अदर इनकम्स की जो फिगर्स है उसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड है। तो जहां पर पिछली बार इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये लॉस कर रहे थे 489 करोड़ का, इस बार इन्होंने 1839 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा खासा जंप प्रॉफिट पर नजर आ रहा है। लेकिन जो प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस बिजनेस है वहाँ पर काफ़ी बढ़िया डेंट पड़ा है, यानी कि इनका जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें नेट इनकम जो प्रीमियम की इनकम्स हैं वो लोअर साइड पर आई हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें अदर इनकम्स की, यानी कि जो फीस बेस इनकम है या जो बाकी काम ये करते हैं उस काम का जी जो इनका पैसा है जो इनको फीस की या कमीशन के रूप में मिलता है, उस इनकम के अंदर अगर हम देखें तो तकरीबन 10% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन टोटल देखें अगर हम इस पूरी अदर इनकम की फिगर में, तो इन सब के बावजूद 10% की इनकम घटी है। और सबसे बड़ा डेंट आया है इंश्योरेंस बिजनेस के प्रीमियम से। तो इंश्योरेंस बिजनेस ने काफ़ी ख़राब किया है इस क्वार्टर में। आगे हम सेगमेंट एनालिसिस करेंगे तब देखेंगे भी। तो टोटल इनकम की फिगर्स जो है वो 20,766 करोड़ से घटकर 20,727 यानी कि 20,723 करोड़ हो गई है। हम ये कह सकते हैं कि कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा मामूली सा चेंज है, तो इसको भी क्या चेंज मानना। तो 8% जहाँ इंटरेस्ट अर्न्ड बढ़ा है वहीं 10% अदर इनकम घटी है, कुल मिलाकर सेट ऑफ हो गया, टोटल इनकम सेम रही। अब बात करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की। तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंड किया है यानी कि जो इंटरेस्ट दिया है वो बढ़ा है तकरीबन 14%, 14%। रीज़न भी बताता हूं आपको। इन्होंने इस क्वार्टर में एक मुहिम छेड़ रखी थी और वो मुहिम ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव टर्म प्लान जो है कस्टमर से लाने हैं। वो टर्म प्लान ये थे जिसमें स्वीपिंग की फैसिलिटी भी थी, भाई जब मर्जी जब तुम उस पैसे को निकाल लो, जितना बचेगा उस पर आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी बुरे तरीके से मार्केट के अंदर ऐसा करने की कोशिश की कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर खा लें। अब ये जो पैसा है ये वास्तव में थोड़ा महंगा पैसा होता है, यानी कि करंट अकाउंट में ब्याज देते नहीं है, सेविंग में मामूली सा ब्याज होता है,
और सेविंग में भी जो नॉर्मल सेविंग है उसमें नहीं है, जहाँ पर इनके एक्टिव प्लान है सेविंग में भी जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं वो वाले प्लान इन्होंने ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया और उसमें पैसा लिया, बट उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा गया। लेकिन सबसे खास बात थी यहाँ पर इस क्वार्टर से पिछले क्वार्टर में 15% से ऊपर की ग्रोथ इनकी टर्म लोन में हुई है, तो उसकी वजह से ज़्यादा महंगा पैसा इन्होंने उठाया, तो वो आपको 14% तक का ब्याज का इजाफा यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि मिला हुआ ब्याज 8% ज़्यादा है, लेकिन दिया गया ब्याज 14% है, जिसकी वजह से निम्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक ने एग्रेसिवली टर्म लोन तो लिए हैं अपनी बैलेंस शीट को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं, लेकिन उसको पास ऑन नहीं कर पाए कंज्यूमर पर। और जहाँ तक एम्प्लॉय की कॉस्ट है वहाँ पर इन्होंने कंट्रोल किया है, तो वहाँ पर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो कुल मिलाकर 5% घटे हैं। मामूली सी बढ़ोतरी हुई है एम्प्लॉय कॉस्ट पर। उसके अलावा इंश्योरेंस के प्रीमियम नीचे की तरफ दिए हैं, जो इंश्योरेंस के क्लेम्स हैं वो कम दिए गए हैं, जब प्रीमियम कम मिला तो क्लेम भी कम देना, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 2% की कमी आई है। लेकिन फिर इन सब कुछ करने के बावजूद खर्चा फिर भी 1% बढ़ गया, यानी कि इनकम नहीं बढ़ी, इनकम घट गई मामूली सी, बट वो 1% भी नहीं है, तो इसलिए हमने उसका जिक्र नहीं किया। तो वो जो फिगर है वो हमने जिक्र इसलिए नहीं की क्योंकि वो 1-1.25% के आसपास है, तो मैंने अभी कहा 1% से कम है, बट 1-1.25% के आसपास है, तो वो हमने जिक्र नहीं की। तो दोनों साइड पे अभी तक आपको म्यूटेड लगेगा, ना खर्चे में कोई ज़्यादा है ना इनकम में कोई ज़्यादा है। लेकिन अब प्रॉफिटेबिलिटी में देखें तो जो दोनों 1-1%, एक इनकम 1% घट गई, खर्चा 1% बढ़ गया, उसकी वजह से क्या हुआ, तकरीबन 2% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2% तकरीबन घट कर आया है। तो जो 6137 करोड़ के प्रॉफिट थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, वो 6000 करोड़ हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परफॉर्मेंस जस की तस है, मतलब पिछले क्वार्टर में जो किया था वही इस क्वार्टर में किया है। ठीक है जी, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि भाई देखिएगा, मैंने पिछले एनालिसिस में भी किया था, जब पिछले क्वार्टर के एनालिसिस कर रहा था कि आगे चल के प्रोविजंस बढ़ते हुए नजर आएंगे। देखिए बैंक प्रोविजंस जो इनके बढ़े हैं वो बहुत ही मामूली है, बहुत ही मामूली है, वो 413 करोड़। लेकिन उस मामूली में भी ना पिछले साल के जो प्रोविजंस थे वो 150% बढ़ गए, यानी कि पिछली बार केवल 148 करोड़ का प्रोविजन था इनका, जो इस बार बढ़कर 413 हो गया, यानी कि 413 करोड़ का प्रोविजन हो गया, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 7% का। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में एनपीए के ऊपर काफ़ी प्रोविजंस इन्होंने बनाया है, यानी कि बैड लोन्स इस वाले क्वार्टर में काफ़ी लंबे समय के बाद इनको देखने के लिए मिले। कब? तकरीबन 3 क्वार्टर के बाद इस तरीके की परफॉर्मेंस आई है एनपीए के फ्रंट पर, यानी कि जो प्रोविजंस बनाने पड़े हैं बैड लोन्स के वो आए हैं यहाँ पे। अब उसके बाद अगर टैक्स की बात करें तो इनको कुछ टैक्स बेनिफिट भी थे पीछे, इस बार कम प्रॉफिट के ऊपर भी ज़्यादा टैक्स बना है। तो जो 1459 करोड़ का था, यहाँ टैक्स लायबिलिटी भी आपकी बढ़ गई, प्रॉफिट आपका घट गया, और प्रॉफिट जो घटने के बाद 7% का प्रॉफिट डी ग्रोथ कर गया, और उसके बाद आपका टैक्स बढ़ गया, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 8.5% घट गया, यानी कि आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट घटा है वो 8.5%। अब देखिएगा इसको किस तरीके से आप कोरिलेट करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी की इनकम तकरीबन 1% घट गई, खर्चे तकरीबन 1% बढ़ गए, हालांकि वो बराबरी है, मैं उसमें ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं, लेकिन वो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी उसका जो नेट रिजल्ट आया 2% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गया, यानी कि जो कामकाजी मुनाफा है वो 2% घट गया। लेकिन जो बैड लोन्स हैं वहाँ पर इनको डेंट पड़ा है, जिसकी वजह से 150% इनका प्रोविजन बढ़ गया, 148 करोड़ से बढ़कर 413 करोड़ हो गया, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट 7% घट गया बिफोर टैक्स। और जब टैक्स की लायबिलिटी बढ़ गई तो इस बार जो नेट प्रॉफिट है वो 8.5% घट गया पिछले क्वार्टर से। और यही आपको सेम ईपीएस में भी नजर आ रहा है। पिछले क्वार्टर की ईपीएस थी 22.78 रुपीज़, जो घटकर आई है 20.89 रुपये, 20.89। सर ये आप कोटक महिंद्रा का बैंक की बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ भैया, मैं कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर रहा हूँ। सर हमने टीवी चैनल्स देखा, वहाँ पे तो बता रहे हैं कि भाई उनके प्रॉफिट में ग्रोथ है, उनका तो प्रॉफिट पिछले साल से इतना % बढ़ गया, 70% बढ़ गया, पर सर आपके में तो ये घट रहा है। भैया वो पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं कि 1 साल पहले क्या दशा थी, अभी क्या दशा हुई है। मैं ये बता रहा हूँ कि भाई जो मार्च का क्वार्टर अभी खत्म हुआ था इससे जस्ट पहले, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 2023 के अंदर, उसके मुकाबले में अप्रैल मई और जून में क्या चेंजेस आए हैं। तो मेरा एनालिसिस पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर का है।
यानी कि जनवरी से मार्च क्वार्टर का कंपैरिजन अप्रैल से जून वाला है। और मैं इसी को रेलेवेंट मानता हूँ फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, और क्योंकि रेलेवेंट भी यही है क्योंकि जो लोन बुक है वो पिछले साल से तो यार बढ़ चुकी होगी। जिसने बैंक खाते में 1 साल पैसे जमा कराए होंगे उसने तो पिछले 6 महीनों में पैसे जमा कराए, तो जो जमा हो चुके हैं 31 मार्च तक मैं उस पर देखूंगा ना भाई, उसी पे तो ब्याज देना है। जो लोन 31 मार्च तक दे चुका वो तो जा चुका ना लोन। अब मैं पिछले साल में जाके क्या देखूंगा कि यार पिछले साल में कितना लोन था, कितना बैंक के खाते में पैसे पड़े हुए थे, ये थोड़ी ना देखना है हमें। तो जो ब्याज है वो तो आना शुरू हो जाता है ना अगले दिन से ही। तो इसलिए हम जो एनालिसिस करते हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कहते हैं। अब बात करते हैं एनपीए की दशा, और जो ईपीएस डाइल्यूट हुई है, डाइल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो ये भी आप देखेंगे कि ये तकरीबन 8.5% के आसपास घटी है आपकी। अब एनपीए की हालत देखिएगा जी, ग्रोस एनपीए 6418 से बढ़कर 6587 हुए। नेट एनपीए प्रोविजन बनाने के बावजूद, इतना बड़ा प्रोविजन बना लिया 150% का प्रोविजन बनाने के बावजूद, आप देखेंगे कि नेट एनपीए भी बढ़ रही है। तो ये प्रोविजंस, इसका मतलब है कि अभी थोड़ा और बढ़ सकता है अगले क्वार्टर में। तो जो प्रोविजंस है उस पर इन्होंने हालांकि प्रूडेंस यूज़ किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कि आपको आने वाले समय में थोड़ा सा प्रोविजन और बढ़े। और यहाँ पर 0.43 हो गई है नेट एनपीए, जो 0.41 थी। मामूली सी बढ़त है, बट जो बिल्कुल क्लीन बैलेंस शीट वाले बैंक हैं, जो अपनी एनपीए कभी बढ़ने ही नहीं देते, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा है। सरकारी बैंक के लिए तो कुछ भी नहीं था ये, बट इस बैंक के लिए काफ़ी कुछ है। इसके अलावा रिटर्न जो होती है, जो कमाई की दर है, वो जो 0.76 थी, जो 3 महीने के अंदर जो कमाई थी वो 0.76% की थी। एनुअलाइज करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे, वो घटकर 0.65 हो गई है। तो रिटर्न रेशियोज़ के अंदर भी आप देखेंगे तो एक कमी यहाँ पर देखने के लिए मिली है। अब अगर हम बात करें सेगमेंट वाइज, जो ट्रेजरी इनकम थी सरकार के पास, आरबीआई के पास पैसा पड़ा था, वो वाला सेक्टर है। दूसरा रिटेल बैंकिंग, जो कंज्यूमर्स जो है रिटेल बैंकिंग है, जो कंपनी वाले क्लाइंट हैं, जो गाड़ियाँ फाइनेंस की हैं, जो दूसरी लैंडिंग एक्टिविटीज़ की हैं, पर्सनल लोन वगैरह वाली, ठीक है। अदर देन बैंक, जो अदर लैंडिंग एक्टिविटीज़ में ब्रोकिंग बिजनेस, एडवाइजरी, असेट्स मैनेजमेंट और इंश्योरेंस बिजनेस, इन सब के टोटल से जो इनकम आई है वो आपके सामने है। अब रेवेन्यू कहाँ घटा बढ़ा मैं उस पर नहीं जाऊँगा, मैं सीधा लेके आऊँगा आपको नेट प्रॉफिट। तो देखिएगा, जो पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में था, ट्रेजरी के रूप में था, जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी थी, वहाँ 20% की इनकम हो गई, बढ़ गई। अब लेकिन जहाँ बैंक ने मेहनत करनी थी, रिटेल बैंकिंग में 18% का डेंट पड़ गया। यानी कि जो 18% का रिटेल बैंकिंग में प्रॉफिट घटकर आया है पिछले क्वार्टर से। होलसेल बैंकिंग में जो कंपनियों को फंडिंग्स करते हैं वो भी 5% घटकर आया है तकरीबन। व्हीकल फाइनेंस के धंधे में भी 10% की कमी आई है, 10% कम प्रॉफिट आया पिछले क्वार्टर से। अदर लैंडिंग एक्टिविटीज में भी 5% की कमी आई है पिछले क्वार्टर से। ब्रोकिंग के धंधे में एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। और मैंने कहा भी था, पिछली वीडियोस में भी कह रहा था मैं, भाई ब्रोकिंग के धंधे में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोकिंग वाले सब पैसे कमा रहे हैं। चाहे वो हम आनंद राठी की बात करें, एंजल वन की बात करें, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की बात करें, या बाकी 5paisa.com की बात करें, सब पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि भाई जब लोग काम ही शेयर बाजार में बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली वॉल्यूम बढ़ेगा तो कमाई तो आएगी ना ब्रोकर की। एडवाइजरी एंड ट्रांजेक्शन, एडवाइजरी जो है उसके अंदर भी कमी हो गई और 10% मार्केट शेयर साफ हो गया। इसके अलावा असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, जो म्यूचुअल फंड्स वाली कंपनी है, उसके अंदर भी 40% का डी ग्रोथ हो गया। हालांकि देखिएगा, इस सेगमेंट को आप पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सीजनलिटी का इम्पैक्ट रहता है। तो ये 40% है इस क्वार्टर के मुकाबले में, लेकिन ईयर ऑन ईयर इसमें बढ़ोतरी हुई है। और इंश्योरेंस के बिजनेस में भी इस क्वार्टर में 24% कम प्रॉफिट आया है। हालांकि इंश्योरेंस को भी आप पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इंश्योरेंस जनरली मार्च क्वार्टर में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन मैं क्योंकि क्वार्टर बेसिस पे बात कर रहा हूँ इसलिए आपके साथ ये चर्चा की है। तो पूरा प्रॉफिट जो है वो घटकर आया है और तकरीबन 8.5% का प्रॉफिट जो है डेंट पड़ा है। और ये जो प्रॉफिट घटा है ये मैंने आपके साथ चर्चा की। इसके अलावा देखिएगा, पैट की पोजीशन, कस्टमर बेस, कैपिटल एडिक्वेसी बहुत ही बेहतरीन है, इनके पास कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं है। और शेयर होल्डर जब निवेश करेगा बुक वैल्यू के ऊपर तो उसको 14.62% की कमाई हो रही है। और आज की डेट में रिवाइज बुक वैल्यू देखिएगा 563 थी। इसके क्वार्टर की अर्निंग्स अगर हम ऐड कर लें ये 4 बट्स लगाते हुए 20 रुपये, तो 584 रुपीज़ के आसपास की
जो है एक बुक वैल्यू बन गई है। तो बुक वैल्यू के एंगल से अगर हम बात करें और ये रिटर्न्स देखें 14.62, ये बैलेंस शीट वैल्यू के ऊपर हो रही है। बट बैंक इज़ ए ग्रोइंग बैंक, और लेकिन इस क्वार्टर में ग्रोथ हमें नज़र नहीं आई है, और पिछले साल के क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट आपको जंप नज़र आएगा। रीज़न बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि पिछला क्वार्टर बहुत ही लो बेस था, और उसके बाद जो सारी एक्सपेंशन आई थी पिछले क्वार्टर के बाद, तो इसलिए जो सारे बेसिस हैं शेयर प्राइस के अंदर भी जो मूवमेंट है वो हो चुकी हैं सब, क्योंकि पिछला जून क्वार्टर काफ़ी ख़राब था और उसके बाद इंप्रूवमेंट आनी शुरू हुई थी बैंकिंग में। और उसके बाद तो जो एक हायर बेस है, अगर उससे आप कंपेयर करेंगे तो इन्होंने डी ग्रो किया है इस पूरे क्वार्टर में, और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो एक अच्छी ग्रोथ आपको नजर आएगी, क्योंकि वो वर्स्ट केस में जो परफॉर्मेंस आई थी बैंकिंग की वो वहाँ पर थी, उसके बाद सारी इंप्रूवमेंट हुई है, वो फिर शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। और बुक वैल्यू भी देखिएगा, अच्छा यहाँ पे दे रखी है तो मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये 563 पुरानी बुक वैल्यू थी, उसमें 20-21 रुपये की जो अर्निंग है वो जोड़ी, तो वही 583-584 ये जो यहाँ पर मेंशन की गई है। एक साल पहले की EPS जो बुक वैल्यू है जो 502 है, और ये पिछले क्वार्टर की थी 563, उसके अंदर ये वैल्यू ऐड करके 584 आ रही है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई कोटक महिंद्रा बैंक में किसने क्या कमाया किसने क्या गंवाया, तो सारी कंपनी आपकी स्क्रीन पे है। तो अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें कि भाई जो Q4 था, तो आपको समझ में आएगी बात। ये देखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक में जो कंसोलिडेटेड पैड था वो 3496 था अभी जो मार्च क्वार्टर में, जो इस बार 3452 है, यानी कि घट के आया है। कोटक महिंद्रा प्राइम में 224 की इनकम थी, 218 आई है। कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट में 100 थी, 102 है, फ्लैट है। BSS माइक्रो फाइनेंस में 89 से 95 आई है, तकरीबन 7% बढ़ के आई है। कोटक सिक्योरिटीज़ 182 थी, 219 करोड़ है, ये बढ़ के आई है। तो मैंने कहा है ब्रोकिंग वाला बिजनेस तो अच्छा ही है। महिंद्रा कैपिटल 48 से 55, ये भी बढ़ के आई है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस 205 से 193, काफ़ी सिग्निफिकेंटली घटा है। और जनरल इंश्योरेंस में इनका अच्छा है, क्योंकि 55 करोड़ के लॉस के सामने मात्र 5 करोड़ का लॉस रह गया है। तो AMC बिजनेस में काफ़ी अच्छा डेंट पड़ा है। 192 करोड़ का AMC की इनकम थी, जो 106 करोड़ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इंटरनेशनल जो बिजनेस है उसमें 36 से घट के 32 आया है, अदर्स में 15 से 18 आया है। तो ये इस तरीके से पूरे बिजनेसेस के डिस्ट्रीब्यूशन है। और कासा देखिएगा, मैं जो बोल रहा था आपके साथ डिपॉजिट का, कासा इस बार 49% हो गया, जो पहले 52 और 58 रहता था। पिछले साल 58% था, वो घटकर 49 पे आ गया, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो इस इंटरेस्ट एक्सपेंडेड फिगर है वो ज़्यादा आई। और रीज़न यहाँ पर आप समझेंगे, एक क्वार्टर के अंदर पिछले साल के मुकाबले में इन्होंने टर्म डिपॉजिट 40% बढ़ा दी, यानी कि जो महंगे वाला पैसा है वो उठाया इन्होंने करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट पे फोकस नहीं किया है। सारा का सारा जो महंगा लोन है टर्म डिपॉजिट, यानी कि अब ये कंपनी NBFC की तरह काम करने का मन बनाया, एक स्ट्रेटेजिक चेंज किया इन्होंने क्या किया है कि यार अगर बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी टर्म डिपॉजिट उठा के कंज्यूमर रिटेल के अंदर फंडिंग कर सकती है, तो हम क्यों ना SI बिजनेस मॉडल बना ले। तो इस कंपनी ने क्या किया, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं कंपनी की मैनेजमेंट के क्या दृष्टिकोण है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस फाइनेंशियल से, यानी कि क्या पॉलिसी चेंज किया है। पॉलिसी चेंज किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने कि टर्म डिपॉजिट को फोकस कर लिया है कि यार महंगा पैसा उठाओ, पर पैसा उठाओ बाजार से, और यही HDFC बैंक भी कर रहा है। तो इन्होंने वो जो टर्म डिपॉजिट है FD वाला, जिस पे 6% 7% का इंटरेस्ट दिया जाता है, वो उठाओ, बेशक से महंगा लोन है और हमें पैसा इकट्ठा करना है। और हालांकि अभी लोन ग्रोथ में वो आया नहीं है इम्पैक्ट, बट हो सकता है कि आगे चल के आए। तो इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर 24% की ग्रोथ की है। ये एक्टिव मनी जो है टर्म डिपॉजिट स्वीप, यानी कि एक ऐसा प्लान बनाया कि टर्म डिपॉजिट लो, जितनी जरूरत है उतना पैसा तुम निकाल लो, बाकी पे FD का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये सभी बैंकों की है, बट इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसका प्रचार किया, और उस प्रचार का असर ये हुआ कि इसके अंदर इकट्ठा पैसा हुआ, 24% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। तो जो आप देख रहे हैं ना, इनका निम्स क्यों घटा है, क्योंकि इन्होंने करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से फोकस हटा लिया। और देखिएगा, जो पिछले साल 58% का कासा था करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, वो घटकर 49 पे आ गया। और जो मेजर पॉलिसी चेंज हुआ है वो मैंने आपको बताया है कि इस बार के क्वार्टर में जो सबसे मेजर चेंज है वो क्या है कि बैंक ने अपना फोकस बोला करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जाए भाड़ में, भैया टर्म डिपॉजिट से उठाओ पैसा और इसी से दो कस्टमर्स को लोन।
खाते में होने चाहिए पैसे, हमें चाहिए नगद, बैंक के पास होना चाहिए नगद। नगद होगा, नगद बांटेंगे, करंट अकाउंट में छोड़ो, बिना ब्याज का पैसा मिलता है, क्यों माथापच्ची लगानी। क्योंकि ताकत ज़्यादा लगाए तो लोग बेशक से नहीं आ रहे, क्योंकि लोगों को कुछ नहीं मिलता रिवार्ड। तो करंट अकाउंट में मेहनत मत करो, सेविंग अकाउंट में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मत करो मेहनत। हमें खर्चा बढ़ रहा है हमारा, पर हमें कैश चाहिए। और ये जो पॉलिसी है, ये हमने पिछले 3 क्वार्टर से हमने HDFC बैंक में भी देखी हुई है, और इस बार आपने कोटक महिंद्रा में भी सेम पॉलिसी देखी है। और ये जो सारी चर्चा है, ये मैं यहीं पे समाप्त कर दूं। एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।